इंडिया एग्रीकल्चर। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा उगती हैं, वो सब हमने कल डिटेल्स पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे कुछ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई हैं, यानी कि जो बदलाव हुए हैं, जो सुधार हुए हैं अब तक, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पुराने समय की बात करें तो जो फार्मिंग थी वो होती थी सिंपल मेथड से। पहले क्या किया जाता था? जस्ट बाय द सिंपल मेथड, यानी कि बिल्कुल सिंपल मेथड से ये किया जाता था। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये खेतीबाड़ी की जाती थी। दैट वाज डन बाय वेरी सिंपल मेथड्स, बहुत ही सिंपल मेथड्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो सिंप्लिसिटी थी, यानी कि जो प्राचीन मेथड यूज़ किए जाते थे, सिंपल मेथड्स, और ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स लाइक सिकल, यानी कि जो हमारे इसमें टूल्स यूज़ होते थे वो भी बिल्कुल सिंपल रहते थे। यानी कि कॉमन, जो कि जैसे कि फावड़ा वगैरह जो बोलते हैं, और प्लो वगैरह जो होते थे वो काफ़ी सिंपल होते थे। बुलोक कार्ट का यूज़ किया जाता था, जैसे कि आप जानते हैं बैल के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो वो जो मेथड था वो बहुत ही पुराना मेथड था और उसमें काफ़ी समय लगता था, यानी कि बहुत ज़्यादा समय उसमें वेस्ट होता था। जैसे कि एक खेत को जोतने के लिए कई कई दिन लग जाते थे। फिर मेथड्स के अभाव के कारण खेती उतनी अच्छी भी नहीं हो पाती थी, यानी कि जो हमारे फर्टिलाइज़र्स और ये चीज़ें थी, इनके अभाव में खेतीबाड़ी बहुत अच्छी भी नहीं हो पाती थी। तो मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो जब आए तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जैसे कि जो जुताई का काम था वो पहले हल से होता था, बैल के द्वारा। अब ट्रैक्टर्स का यूज़ होने लगा, ट्रेलर्स, रोटावेटर्स एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो खेतीबाड़ी में यूज़ होते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे जिसमें हम ले सकते हैं थ्रेशर को और हार्वेस्टर्स को। इनके आने से हार्वेस्टिंग का काम बहुत आसान हो गया है। पहले हम जानते हैं कि जो वीट पककर खेत में खड़ी होती थी और उसको काटने के लिए मजदूर ढूंढने पड़ते थे और काफ़ी समय लग जाता था उसको काटने में, फिर उसको सेट आउट करने में बहुत समय जाता था। कभी कभी तो वो काटने के लिए तैयार होती थी और तभी बारिश आने से वो ख़राब हो जाती थी। कभी उसको काट के जब रखा जाता था तो पड़े पड़े वो ख़राब हो जाती थी बिकॉज ऑफ द रेन। लेकिन अब ये सब मेथड्स आने के बाद, जैसे हार्वेस्टिंग जो है, थ्रेशर और हार्वेस्टर के आने के बाद तुरंत मिनटों में काम होने लगा। यानी कि वो जो मशीन आजकल रहती है, जिसको आप आई थिंक कौन सी मशीन कहा जाता है, कंबाइन जो है, उसके द्वारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। यानी कि खेत में वो जैसे जैसे चलती जाती है, एक तरफ से भूसा निकलता रहता है और एक तरफ गेहूं अलग होकर छनकर आ जाता है। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। अब इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ में भी बढ़ावा आया है। सीड्स में भी हाइब्रिड सीड्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। बीटी सीड्स, ये वो सीड्स हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन, पैदावार ज़्यादा देती हैं। फिर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होने लगा है। ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो खेतीबाड़ी में जो पहले हम सिंचाई का काम था, वो डायरेक्ट जो पानी हम डालते हैं वो काफ़ी वेस्ट होता है, इवेपोरेट हो जाता है काफ़ी पानी। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पानी सीधा पौधे की जड़ों में गिरता है, तो इससे काफ़ी पानी भी सेव होने लगा है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेज बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर टेम्परेचर मुहैया करवाया जा सके फसलों को। अब चलते हैं हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। टेक्निकल रिफॉर्म, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या है देखिए। पहले सीड्स के अंदर जो बदलाव आए हैं, फर्टिलाइजर्स जो नए नए आए हैं, और फार्म में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो चेंजेस आए हैं, इसी को टेक्निकल रिफॉर्म्स कहा गया है, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आए हैं। तो वो क्या है हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जैसे पॉइंट है यहाँ पर, फार्मर्स जो कि पहले लेदर बकेट्स का यूज़ करते थे और वाटर व्हील, आपने देखा होगा खेतों के अंदर एक घूमता हुआ एक बैल जो है वो घुमाता रहता है एक डंडे को, और उसके घूमने से बकेट्स जो होती हैं, बहुत सारी बकेट्स वो मूव करती रहती हैं और पानी उसमें से बाहर आता रहता है। तो वो चीज़ों का यूज़ पहले किया जाता था, लेकिन आज इसकी जगह सबमर्सिबल पंप्स ने ले ली है। आप जानते हैं बस एक बटन दबाया जाता है और पानी धड़ाधड़ ज़मीन से बाहर आने लगता है। मोनोब्लॉक पंप्स शुरू हो गए हैं,
सोलर पंप्स आ गए हैं, ड्रिप इरिगेशन शुरू हो गया और स्प्रिंकलर्स का भी इवन यूज़ होने लगा है। तो इन सब ने खेतीबाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एक क्रांति ला दी है। आगे देखते हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ गया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो पहले होते ही नहीं थे, जैसे कि डाई अमोनिया फॉस्फेट जिसको DAP कहा जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, NPK जिसको कहते हैं हम, इन सब चीज़ों का, यूरिया, बायो फर्टिलाइज़र, इन सब का यूजेज इतना बढ़ गया है कि इससे खेतीबाड़ी में काफ़ी सुधार हो गया है। इसके अलावा लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र भी आ गया है। फिर BT सीड्स भी आ गई है। BT सीड्स मतलब जो बायोटेक सीड्स जो हैं, यानी कि उत्तम किस्म की बीज। अब इन बीजों के द्वारा कम जगह पर ज़्यादा पैदावार होने लगी है। तो ये है हमारी BT सीड्स। तो ये हमारी जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, उसमें क्रांति से कम नहीं है। इसके अलावा फार्मर्स जो हैं उनको कॉन्स्टेंटली हमेशा गाइडेंस मिल सकता है। जैसे आप लोग, आपका फ़ोन जब बंद होता है तो आप तुरंत कैसे कॉल सेंटर में फ़ोन करके पूछ लेते हैं, या कोई भी समस्या आती है तो हर एक चीज़ के लिए हम कॉल सेंटर में फ़ोन करते हैं। वैसे ही अब किसानों के लिए भी ऐसे हेल्पलाइन सेंटर्स बन चुके हैं। उनको रेडियो पे, टेलीविज़न में, इवन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी उनको जागरूक करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए चैनल्स जैसे कि DD किसान चैनल शुरू किया गया, जहाँ पे उनको अलग अलग तरह के नॉलेज दिए जाते हैं। फिर मोबाइल के ऊपर उनके SMS के द्वारा भी उनको जागरूक किया जाता है, उनको सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसको किसान कॉल सेंटर का ये नंबर है, जो कि आप देख सकते हैं 1800-180-1551। अब इस नंबर पे आप फ़ोन करके कभी भी अपने लिए जो भी हेल्प चाहिए आप मांग सकते हैं। अब इसके अलावा गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स भी बना चुकी हैं, यानी कि आप इंटरनेट के द्वारा भी इन पोर्टल्स पे जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आई खेडूत ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है। इसके अलावा एग्री मार्केट जो है, ये भी एक एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ाई करते वक्त स्काइप का यूज़ कर रहे हैं, जूम का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही ये कुछ ऐप्स हैं जिनके द्वारा किसान जो हैं वो सरकार से जुड़कर जो भी जानकारी उनको चाहिए वो आसानी से किसी भी समय ले सकते हैं। अब उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि मैं सुबह होगी और ऑफिस जाके उनसे बात करूँगा, तो वो इंटरनेट के माध्यम से उनकी वेबसाइट पे जाके तुरंत वो सब जानकारी ले सकते हैं। अब इसी फील्ड के अंदर नई नई एग्रीकल्चरल रिसर्चेज भी होने लगी हैं, रिसर्च होने लगी हैं। इसमें नई नई टेक्निक्स का जो है डिस्कवरी की जा रही है और इससे बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। और इवन विलेजेस के अंदर ग्राम सेवकों को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किए गए हैं? ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या होते हैं? ये वो लोग हैं जो गांव के जो किसानों की मदद करने के लिए काम करते हैं। इनको सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इनको ग्राम सेवक कहते हैं। आगे हमारा फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो फार्मर्स के लिए बनाए गए हैं फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स, जो कि हेडक्वार्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रहता है वहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और अब प्रेजेंट की बात करें, रिसेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर थ्रू एग्रीकल्चरल फेयर्स इन गुजरात। गुजरात के अंदर फेयर्स यानी कि मेले लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे किसान आते हैं और वो जब आपस में बातचीत करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो इससे दूसरे किसानों को काफ़ी मदद मिलती है खेतीबाड़ी करने में। आगे है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी बनाए गए हैं, यानी कि खेतीबाड़ी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम चलता रहता है। बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेजेस भी बनाए गए हैं हर एक स्टेट के अंदर। जैसे कि गुजरात में बात करें, दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद और नवसारी जैसी जगहों पर ये बनाए गए हैं। यहाँ पर रिसर्च किए जाते हैं और नए नए एक्सपर्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड के तैयार होते हैं यहाँ पर, और खेती को किस प्रकार से उत्तम बनाया जाए इसके लिए वो लोग काम करते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट इज़ ICAR जो है ये भी काम कर रहा है इसके अलावा। फिर दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, दैट इज़ DARE। ये भी दोनों डिपार्टमेंट्स, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो नेशनल लेवल पर खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल पर काम करते हैं। तो ये थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स, इनको हम कह सकते हैं
टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब दूसरा हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हैं? द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड टू बी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि लैंड से रिलेटेड जो भी बदलाव किए गए हैं, फिर क्रॉप में सब्सिडी वगैरह दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है सरकार के द्वारा, जो लोन वगैरह रहता है उसमें, फिर सेल ऑफ फार्मर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं हमारे फार्मर्स, उन चीज़ों को सेल करना, उन चीज़ों को बेचना, इन सब चीज़ों के अंदर भी काफ़ी सुधार किए गए। जैसे कि पहले समय में जो किसानों की जो फसल होती थी वो बेचने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता था? मंडियों में जाना पड़ता था, या फिर साहूकार ढूंढने पड़ते थे जो उनकी ये सब चीज़ें खरीद सकें, और वो मन मर्जी के दाम पे इन चीज़ों को खरीदते थे। लेकिन अब सरकार ने इन चीज़ों में बदलाव किया है और सरकार ने अब इनकी कीमत तय करना शुरू की है, और उस कीमत के द्वारा ये लोग आसानी से अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। आगे है हमारा टॉपिक, इसी के हम पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। गवर्नमेंट हैज डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। यानी कि जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जो ज़मींदारी प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई है। लैंडलॉर्डिज्म का मतलब ज़मींदारी प्रथा। जैसे कि पहले पुराने समय में ज़मींदार होते थे तो वो क्या है, गरीब किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इसके अलावा द लैंड टू द टिलर एक्ट बनाया गया, जिसको लैंड टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं। लैंड टू द टिलर यानी कि जो खेती कर रहा है, जो उस ज़मीन के ऊपर खेती कर रहा है, वो लैंड उसी का है, इसको कहते हैं लैंड टेनेंसी एक्ट। दूसरा है द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट्स टू बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड। यानी कि जो ज़मीन की जुताई करके उस पर खेती कर रहा है वो लैंड उसी व्यक्ति का है। ये भी जो राइट है ये किसानों को दिया गया। पहले क्या होता था, खेती मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़मीन के ऊपर जो अधिकार है वो ज़मींदार का है। तो इस तरीके से किसानों का बहुत शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। दूसरा यहाँ पर कहा गया है द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट। जो लैंड ओनर्स हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी, यानी कि पहले क्या होता था, कोई तो बहुत बड़ा ज़मींदार है और कोई बिल्कुल छोटा ज़मींदार है, तो इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। यानी कि सब ज़मींदार जो हैं दे आर ऑल सेम नाउ। वो जो भी किसान है वो सब सेम है, भले वो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं। ये है लैंड सीलिंग एक्ट। फार्मर्स जो हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, यानी कि पैसे की मदद भी की जाती है फार्मर्स को। और क्रॉप सब्सिडी दी जाती है बाय किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों के लिए भी क्रेडिट कार्ड आ गया, आप समझ सकते हो। जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं अलग अलग बैंक्स का, वैसे किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाता है आजकल। और इवन उनको क्रॉप सब्सिडी भी दी जाती है। क्रॉप सब्सिडी का मतलब जो फसल उगाने के ऊपर जो वो लोन वगैरह कुछ लेते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा सरकार माफ़ कर देती है। ये सब नेशनलाइज बैंक्स के द्वारा किया जाता है और कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। अभी फार्मर्स जो हैं उनको फुल इंश्योरेंस भी मिलने लगा है अपनी फसल का। भाई पहले क्या होता था, उनकी क्रॉप्स अगर बारिश की वजह से या सूखे की वजह से ख़राब हो जाती थी तो उनको भूखे मरना पड़ता था। अब उनकी फसलों का भी इंश्योरेंस होने लगा है थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो इस स्कीम के द्वारा उनकी फसलों का भी इंश्योरेंस होता है। तो अगर उनकी फसल ख़राब भी हो जाए तो भी उनको कुछ पैसा तो ज़रूर मिलता है, जिससे वो कम से कम अपना गुजारा चला सके। आगे देखें हम, व्हेन द गवर्नमेंट क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट, जैसे कि ड्रॉट की वजह से या फिर एक्सेसिव रेन की वजह से अगर ख़राब हो जाती है फसल, तो फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है सरकार के द्वारा भी। तो सरकार भी लोगों की मदद करती है अगर खेतीबाड़ी ख़राब हो जाए तो। बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एंड ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड्स। अब फार्मर्स को लीगल सपोर्ट दी जाती है। ओपन ऑक्शन यहाँ पर मतलब कि जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केटिंग यार्ड्स यानी कि जो मंडियाँ रहती हैं, किसान अपनी मंडियों में अपने सामान को ले जाते हैं और वहाँ पर उनके सामानों की बोली लगती है। अगर वो सामान अच्छी क्वालिटी का है तो कोई भी जो विक्रेता है, कोई भी जो खरीदार है वहाँ से
व्यापारी है वो उनकी फसल को अच्छे दाम पे खरीदेगा, तो बोली लगाई जाएगी। तो बोली में आप समझ सकते हैं कि किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। आगे है फैसिलिटीज़ दी गई उनको, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, मार्केट एसोसिएशंस बनाई गई हैं, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी काफ़ी सुधार किया गया है। तो इन सब से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ऐसा तय किया गया है कि किसान जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि उनका जो भी फार्म प्रोडक्ट है, जो भी उनका फसल उनकी हुई है, उसके लिए मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस तो उनको मिलना चाहिए। तो ये जो प्राइस है वो सरकार तय करती है। जैसे कि अभी गेहूं की खेती की गई, तो गेहूं के सीज़न में सरकार तय करेगी कि गेहूं का दाम क्या है, तो मिनिमम दाम सरकार तय करेगी, उससे कम दाम पे तो किसान उसको बेचेगा नहीं, और ज़्यादा अगर उसको कहीं मिलता है तो ही इज़ able to sell his products at a very high price also than the given by the government. So following organizations are operating the purchase of the farm products from the farmers at the support prices. अब ये कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, जो कुछ ऐसी कमिटीज़ बनाई गई हैं जो सरकारी हैं, और वो किसानों से डायरेक्टली सामान खरीदती हैं सरकार के तय किए हुए दाम पे, जैसे कि नाफेड, देन ग्रोफेड, देन NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो कुछ बॉडीज़ हैं ये उनसे डायरेक्टली सामान खरीदते हैं। अब चलते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में हम कहते हैं हरित क्रांति, यानी कि जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन आप पढ़ चुके हो 9th में, वैसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि खेतीबाड़ी के सेक्टर में जो भी बदलाव आए हैं उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारे देश के अंदर लगभग 1960 के डिकेड में आई थी, 1960 में। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पर बहुत ही शॉर्टेज रहती थी फूड ग्रेन्स की, यानी कि जब हम आज़ाद हुए हैं 1947 में, उस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हम पैदा नहीं कर पाते थे जो हमारे देश के लोगों के लिए भी सफिशेंट रहे। लेकिन हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। एन एग्रेरियन कंट्री हैड टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन। उस समय हमें फूड ग्रेन जो था वो इम्पोर्ट करना पड़ता था, आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं हम लोग, 1960 से पहले। लेकिन उस समय हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि हमारी कंडीशन स्ट्रगलिंग थी। लेकिन अब की बात करें तो अब हम इतना अनाज उगाते हैं कि हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इससे हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स अच्छे आ गए हैं, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ गया है, फिर एफर्ट जो है फार्मर्स की वो भी काफ़ी बढ़ गई है पहले से, यानी कि कम मेहनत में वो ज़्यादा चीज़ें पा सकते हैं। वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पर पहुंच गया, पहले बिजली सब जगहों पर नहीं पहुंच पाती थी। इम्प्रूव्ड फैसिलिटी इन इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सुधर गई हैं। इन सबको ही हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं ये सब खेती और किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही हैं। इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कारण है खेतीबाड़ी में जो प्रोडक्शन है उसको किसी भी कीमत पे बढ़ाना। फार्मर्स को केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के लिए एनकरेज किया गया, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करने के लिए एनकरेज किया गया, और इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद मिली है। यानी कि आज हम इतना कुछ पैदा करते हैं कि हम दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। There has been a record production of wheat, paddy due to green revolution. रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में अभी वीट और पैडी का, यानी कि जो अनाज है, गेहूं और चावल, ये रिकॉर्ड भारत में पैदा हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। जहाँ पर खाने की कमी थी, एक समय था जब भारत में खाने की कमी थी, आज यहाँ पर सफिशेंट स्टोरेज है हमारे पास फूड ग्रेन्स का, कि अगर 1-2 साल हमारे यहाँ पर कुछ समस्या भी आ जाए तो फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं रहेगी हमारे पास, इतना स्टोरेज में हमारे पास सब कुछ पड़ा है। आगे देखते हैं हम। वंस ड्रॉट वॉज अ हजार्ड ऑफ रेगुलर इंटरवल इन इंडिया। एक समय था जब ड्रॉट, सूखा जो है वो भारत में एक कॉमन समस्या थी और हर साल ये चीज़ हमारे देश को इफेक्ट करती थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिले हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। और अगर ऐसा होता भी है तो हमारे यहाँ पर हमारे पास इनफ फूड ग्रेन्स हैं, यानी कि हमने स्टॉक इतना ज़्यादा जमा कर रखा है कि हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और ड्रॉट वगैरह की समस्या या इवन बाढ़ आ जाती है या कोई भी समस्या है उससे लड़ने के लिए हमारे पास इनफ फूड पड़ा है। इसके अलावा अगले पॉइंट में लिखा गया है द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट, यानी कि जो हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि हमारे पास जो खाने पीने के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक लैंडमार्क है, यानी कि एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और आज अगर हम देखने जाएं द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हैज़ इंक्रीज्ड, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड अदर सीरियल्स हैज़ डिक्रीज, और दूसरे सीरियल्स की जो है प्रोडक्शन वो कम कर दिया हमने, लेकिन कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। और विद द रिपीटिशन ऑफ सेम क्रॉप, यानी कि एक ही क्रॉप को हम बार बार रिपीट करके भी उगा रहे हैं। टू रीच द स्टेज वेयर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस्ड यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन द अग्रेरियन फील्ड, वी विल हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हमें दूसरे देशों के बराबर पहुंचना है, तो हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आगे है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों पिछले टॉपिक जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक खासकर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर भी, दैट डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर जो है वो भारतीय लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि भाई लगभग 60% लोग जो है वो खेती करते हैं भारत में, तो ये मेन ऑक्यूपेशन है। और आज़ादी के बाद से ये काफ़ी कम हो गया वैसे तो, क्योंकि लोग जो है खेती से दूर भाग रहे हैं, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब एग्रीकल्चर का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो हम देखेंगे। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहली बात तो एग्रीकल्चर, खेती से एम्प्लॉयमेंट मिलता है लगभग 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को, यानी कि हमारा लगभग 1/2 जो पॉपुलेशन है वो एम्प्लॉयमेंट लेता है सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी से। जो मजदूर है ज़्यादातर खेतीबाड़ी से उनको काम मिलता है। एग्रीकल्चर लगभग 17% जो जीडीपी है हमारा उसको होल्ड करके बैठे, यानी कि 17% हमारे देश का जो टोटल जीडीपी है वो खेती से ही आता है। इसके अलावा पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको एट्सेट्रा, ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, और इन्हीं से हमको फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। इनसे फॉरेन एक्सचेंज मिलने का मतलब कि ये चीज़ें हम ज़्यादा उगाते हैं और इनको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में हमारे देश को डॉलर्स और दूसरे देशों की करेंसी मिलती है। अग्रेरियन प्रोडक्शन के अंदर भारत का दूसरा नंबर आता है वर्ल्ड में, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो है भारत के अंदर, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल, ये सब इंडस्ट्रीज जो हैं, एज वेल एज द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द फूड प्रोसेसिंग गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? खेती से, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर भारतीय लोगों को क्या देता है? खाना भी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि जो भी हमारे जो प्रोडक्शन होता है उसी के द्वारा हम लोग अपना भरण पोषण कर पाते हैं, क्योंकि खेती ना हो तो आप समझिए, किसान ना हो तो क्या हो। इंडियन कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिस्टेंट इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट। लेकिन जो भारत की कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड मार्केट के अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड में, वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? यानी कि रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर नहीं है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर एंड अनसर्टेन रेन। क्योंकि पानी जो है हमारे यहाँ पर, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, हो जाए तो बहुत हो जाती है, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी तो रेयरली कभी होती है। और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं तो जल्द ही भारत दुनिया को लीड करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। फूड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर एनी कंट्री। हर एक देश के लिए फूड सिक्योरिटी जो है, यानी कि सबको खाना मुहैया करवाना, ये तो बहुत ही एक ज़रूरी बात है। इफ़ द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स इज इंक्रीजिंग, अगर डिमांड जो है फूड ग्रेन्स की वो बढ़ेगी, एंड इफ़ द फूड ग्रेन्स हैव टू बी इम्पोर्टेड, और अगर हमें खाना ज़्यादा चाहिए और हमें खाना बाहर से, खाने वाली चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़े, देन द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री में बी एट रिस्क, यानी कि हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रिस्क पे आ जाएगा। आज समझ सकते हो, कोई देश अगर हमको बाकी देश खाना देना ही बंद कर दें तो हमारे तो भूखे मरने की कंडीशन आ जाएगी, और बदले में वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं खाना देने के लिए। लेकिन
हमारा देश, वी आर प्राउड कि भी हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन। हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है ग्रेन्स के प्रोडक्शन में, यानी कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम दुनिया को खाने को देते हैं। अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन देर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ पर फार्म प्रोडक्शन बढ़ा है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ गई है भाई। ऑल्सो इन 1951 इंडियाज पॉपुलेशन, अब लगभग पॉपुलेशन भारत की बढ़ रही है। इन 1951 इंडियाज पॉपुलेशन वॉज 36 करोड़ एंड 10 lakhs, यानी कि 1951 की बात करें, यानी कि आज से लगभग 70 ईयर्स बैक की बात करें, तो भारत की जो आबादी थी वो थी सिर्फ 36 करोड़ एंड 10 lakhs। और अगर आज हम बात करें तो 125 करोड़ है। आप समझ सकते हैं लगभग 90 करोड़ लोग बढ़ चुके हैं। दिस हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कि 36 करोड़ लोग थे, अब 125 करोड़ है, तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई है। अब इसके लिए हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज करना भी ज़रूरी है, तो हमने वो किया भी है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। इन 50 and 51 इंडिया हैड प्रोड्यूस 51 करोड़ टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर हम बात करें 50-51 की, 1950-51 में हमारे पास सिर्फ 51 करोड़ टन्स फूड था, फूड ग्रेन्स, और अब इसको बढ़ाकर 265.04 करोड़ टन्स हो गया है ये 2013-14 में। With the food grains which we have today, the minimum requirement of the country can be fulfilled. It is necessary to maintain buffer stock and to increase it. आज इससे हम पूरे देश की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम बफर स्टॉक रखें, यानी कि जो स्टोरेज है, जो खाना हमारे पास स्टोर है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। द स्कैरसिटी ऑफ द ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग ड्रॉट। अब जो बफर स्टॉक है उससे हम ड्रॉट के समय, यानी कि जब सूखा पड़ जाता है या कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, जब खाना हमारे पास नहीं होता है, जब खाना प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तब हमारे पास खाना मिल सके, इन सब चीज़ों के लिए हमें बफर स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। इसके अलावा द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स कैन बी प्रिवेंटेड, और फूड ग्रेन्स का जो वेस्टेज होता है इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? बाय इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक्स टू प्रिजर्व द ग्रेन्स इन वेयर हाउसेज। अब इसके लिए हम जो वेयर हाउस, जो हमारे गोदाम रहते हैं, उनके अंदर जो हम लोग खाना स्टोर करते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, और अगर हम उस प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर खाने को ज़्यादा समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो अगर हम इस बफर स्टॉक को प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखें, तो हम हज़ारों लोगों को बिना पैसा लिए, अगर हम बात करें फ्री ऑफ चार्ज, अगर हम खाना देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो वेस्टेज को रोकना अभी समय की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत भारी डिमांड है, यानी कि वेस्टेज तो खाने का होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन फूड स्टॉकिंग एंड द अरेंजमेंट टू कंजर्व इट। It is a good beginning that the government had made provisions to supply the food grains up to poor people through the Food Security Act. अब सरकार ने भी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गरीब लोगों तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं जो राशन की दुकानों में गरीब लोगों को काफ़ी कम दाम पे खाना मुहैया करवाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब भारतीय एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है वो देखेंगे हम। द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड विद द पर्पस दैट द इंडियन फार्मर्स कैन सेल हिज फार्म प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहली बात तो ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो हमारे देश में बनी चीज़ें हैं वो विदेशी मार्केटों में पहुंच सके, वर्ल्ड मार्केट के अंदर पहुंच सकें, और हमारे किसान उससे फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा कमा सकें। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चरल फील्ड में हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन के कारण। द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को काफ़ी ईजी कर दिया है, सिंपल कर दिया है, काफ़ी सिंपल कर दिया है। इससे आसानी से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और आसानी से चीज़ें मंगवा भी सकते हैं। इससे ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा मिलने के चांसेस हैं। इसके अलावा कॉटन, चिलीज़ एंड तिल, ये जो तीनों चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये अब चाइनीज़ मार्केट के अंदर भी अवेलेबल हैं।
इसके अलावा कुछ फ्रूट्स की बात करें, पूरी वर्ल्ड से भारत में भी मिलते हैं और विदेशी मार्केट में भी मिलते हैं, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर विदेशी मार्केट में जाके मांगना चाहें तो वहाँ भी आपको मिलेगा, और इंडिया में मांगना चाहें तो यहाँ भी आपको मिलेगा। इसके अलावा द कॉस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स सोल्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज आर नाउ अवेलेबल इन इंडिया। जो बीटी सीड्स हैं, जो बायोटेक सीड्स जो बनाए जाते हैं, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, यानी कि उत्तम किस्म के बीज जो हैं, जो ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, और ये मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती हैं, यानी कि विदेशी कंपनियां बनाती हैं, ये भी आज इंडिया में अवेलेबल हैं। इससे पैदावार बढ़ने में मदद मिलेगी। ड्यू टू दिस द फार्मिंग हैज़ बिकम कॉस्टली। अब इन सब चीज़ों के कारण फार्मिंग में एक नुकसान तो ये हुआ है कि फार्मिंग कॉस्टली होगी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा इसमें बढ़ गया है। लेकिन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज़ हैज़ इंक्रीज्ड। कॉटन और मेज़ की प्रोडक्शन इससे काफ़ी बढ़ गई है। विद द इम्पोर्ट बिकमिंग स्मूदर, इम्पोर्ट स्मूथ हो गया, यानी कि आसानी से इम्पोर्ट किया जा सकता है। द डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू फेस टफ कंपटीशन। अब ज़्यादा इजी इम्पोर्ट हो गया, यानी कि विदेशों में सिर्फ हमारे देश की चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, दुनिया के हर एक देश से चीज़ें एक से दूसरे देश में जा रही हैं, जिससे कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ हो गया है। टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है भारतीय प्रोडक्ट्स को भी। कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा छा चुके हैं। हैंस द नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर पेटेंट। तो इस कारण से उनको पेटेंट करवाना भी जरूरी हो गया है, यानी कि उनका कॉपीराइट करवाना भी जरूरी हो गया है, ताकि उनकी कॉपी ना की जा सके, कोई और उसका इस्तेमाल ना कर सके। इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शंस एज नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। अब ऐसी जो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बिक रही हैं और वो भारत से या किसी भी देश से जाती हैं, तो उसका अगर हम पेटेंट करवा लेते हैं, नेशनल पेटेंट करवा लेते हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर, तो उस चीज़ को कोई और नहीं बेच सकता है और उसका जो कॉपीराइट रहेगा वो हमारे पास ही रहेगा। तो ऐसा करना भी ज़रूरी हो गया है। इसके बाद टू फेस द कंपटीशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट, इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब भारत को कंपटीशन को फेस करने के लिए, अब जानते हैं कि हम लोग सब देश इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको फेस करने के लिए, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा और क्वालिटी की तरफ ध्यान देना होगा, यानी कि क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी बढ़ानी होगी। अ सीरीज ऑफ प्लान्ड स्टेप्स, हमें स्टेप्स जो हैं प्लानिंग करके उठाने पड़ेंगे और फिर ही हम जाकर कहीं इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएंगे। और विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द प्रोबेबल फ्यूचर इंक्रीज in the demand for agricultural products and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution। पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना होगा और पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो फ्यूचर है उसमें जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी बढ़ती जाएगी, और उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो इट इज़ रियली अ नीड ऑफ टाइम, द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। अब आपको अगर थोड़ा सा चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं तो वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो टाइप्स उसमें आपको लिखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। देन स्टेट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो जस्ट हमने अभी इस वीडियो में पढ़े हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो आपको लिखने हैं और ये टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आप लिखेंगे। देन राइट ए नोट ऑन ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय एग्रीकल्चर और ग्लोबल मार्केट के ऊपर एक नोट लिखना है आपको। फिर वीट जो है उसके ऊपर एक नोट लिखना है, फिर ऑयल सीड्स के ऊपर नोट लिखना है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, यू कैन ईजिली डू इट। वाई इज़ देयर मोर इंक्लिनेशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। फिर खरीफ रबी इनके बीच में डिफरेंस देना है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये भी टॉपिक जो हमने पीछे डिस्कस किया। पैडी जो है उसके बारे में लिखना है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप क्यों है। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेज़, मेज़ के कुछ यूजेस लिख सकते हो आप यहाँ पर। देन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, कॉफ़ी उगाने के लिए। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन भाल रीजन एंड विच क्रॉप, आप जानते हैं भाल रीजन इज़ फेमस फॉर भलिया वीट। व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। नेम द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग और एग्रीकल्चरल रिसर्च एट द नेशनल लेवल, ये भी आपको